आज हम बीए पार्ट थर्ड में हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है उससे संबंधित बातचीत करेंगे। इससे पहले आधुनिक काल के बारे में मैं अपनी चर्चा चल रही थी कि आधुनिक काल की परिस्थितियाँ कौन कौन सी है और आधुनिक काल के प्रवर्तक कौन थे। आज हम बात करेंगे कि जो आधुनिक काल है इस आधुनिक काल का अलग अलग भागों में विभाजन किया गया है। आधुनिक काल को अनेक उपभागों में बांटा गया है। तो हम बात करेंगे कि ये आधुनिक काल कब से शुरू होकर कब तक और कौन कौन से रूपों में चलते हुए जो है वो आगे गति करता है। सबसे पहले तो बात करेंगे इस आधुनिक काल के काल समय के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि आधुनिक काल का प्रारंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया था विक्रम संवत के अनुसार 1900 से। तो ईस्वी सन में इसमें 1900 का अगर ईस्वी सन अगर हम निकालेंगे तो ये अपने सामने आता है 1843। अब एक विचारधारा ये बताती है कि आधुनिक काल का जो प्रारंभ है वो 1850 से हुआ और एक मत के जो विद्वान है वो बताते हैं कि 1857 से जो है वो आधुनिक काल का प्रारंभ हुआ। तो तीन बातें अपने सामने आती है कि आधुनिक काल का प्रारंभ कब हुआ। लेकिन एक बात बिल्कुल निर्विवादित है, वो ये है कि आधुनिक काल के जो प्रवर्तक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म है वो 1850 में हुआ था। 1850 से लेकर 1885 तक का उनका जो समय है लगभग 35 वर्ष की उनकी बहुत ही अल्प आयु रही थी और उनके नाम पर ही जो है हिंदी के आधुनिक काल का पहला जो उपभाग माना जाता है उसको नाम दिया जाता है भारतेंदु युग। दूसरी विचारधारा के विद्वान इतिहासकार ये बताते हैं कि 1857 की क्रांति है उस क्रांति के परिणाम स्वरूप साहित्य में क्या परिवर्तन हुआ वही जो है वो आधुनिक काल का जनक माना जा सकता है। और तीसरा मत या विचारधारा ये बताती है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो समय बताया विक्रम संवत के अनुसार 1900, तो विक्रम संवत जो है वो ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे चलता है। उससे हिसाब से 1843 इसका समय बैठता है जो आधुनिक काल का प्रारंभ अर्थात जो भारतेंदु युग है उसका प्रारंभ हुआ था। लेकिन पूर्णतः अगर सही बात करें तो इसमें यह है कि 1843 से 1968 1843 से 1968 तक का जो काल है वो हिंदी में संक्रांति काल के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है कि हिंदी का जो संक्रांति काल है आधुनिक काल में वो कौन सा है, वो है 1843 से लेकर 1868 तक का जो काल है लगभग 25 वर्ष का जो समय है वो हिंदी में संक्रांति काल के नाम से जाना जाता है। और ये काल भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग की ही देन है। तो अब अपने बताएंगे कि ये पहला इसमें हम बताएंगे आधुनिक काल के उपभाग या विभिन्न प्रकार कौन से हैं। तो सबसे पहला इसमें जो युग आता है वो निर्विवादित है, वो है भारतेंदु युग। दूसरा जो युग आता है इसमें आधुनिक काल में या दूसरा जो काल आता है आधुनिक काल का उपभाग वो है आपके द्विवेदी युग। तीसरा आता है इसमें छायावाद। चौथा आता है अपने इसमें प्रगतिवाद। पांचवा होगा प्रयोगवाद। छठा आता है नई कविता। सातवां होगा इसमें साठोत्तरी कविता। आठवां युग आता है इसमें अकविता। नौवां आएगा इसमें सहज कविता। 10वां आता है इसमें समकालीन कविता। तो ये 10 नाम आपके सामने जो लिखे हुए बताई हुए है ये है आधुनिक काल के उपभाग, जिसमें आधुनिक काल को अलग अलग भागों में या टुकड़ों में जो है इसको विभाजित किया गया है।
सबसे जो महत्वपूर्ण है, ये 6 युग आपके माने जाते हैं, भारतेंदु युग से लेकर नई कविता तक, और अपने पाठ्यक्रम में भी ये 6 युग ही शामिल है। पहला भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावाद, चौथा प्रगतिवाद, पांचवा प्रयोगवाद, छठा नई कविता। इसके बाद की अगर साठोत्तरी कविता, एक कविता, सहज कविता और समकालीन कविता। तो इनसे संबंधित जो प्रश्न अपने पूछा जाता है, एक तो इसकी काव्यगत विशेषताओं से संबंधित आता है, दूसरा किस काल में कौन कौन से कवि हुए, उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में आंशिक जानकारी से संबंधित प्रश्न इसमें पूछा जाता है। तो अलग अलग उपभागों में जब आधुनिक काल को बांटा गया है तो इसका जो समय है वो भी अलग अलग दिया गया है। सबसे पहले हम इसमें लेंगे अपने भारतेंदु युग। देखिए, भारतेंदु युग का जो प्रारंभ है, इसमें 3 प्रकार की विचारधारा आपको बताई कि एक जो विचारधारा को मत को मानने वाले विद्वान तो ये बताते कि 1843 से जो है वो भारतेंदु युग का प्रारंभ माना जाता है। दूसरी विचारधारा ये बताती कि 1850 से अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म से ही भारतेंदु युग का प्रारंभ माना जाता है। और तीसरी विचारधारा के लोग ये बताते हैं, इतिहासकार विद्वान ये बताते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई, उस क्रांति के परिणाम स्वरूप सभी क्षेत्रों में नवाचार हुए। उन नवाचारों में साहित्य के क्षेत्र में भी जो नवीन विचारधारा है, नवीन प्रवृत्तियां है, नवीन राष्ट्रीय भावना की जो प्रवृत्तियां है वो हमारे सामने आई थी। इसीलिए भारतेंदु युग का जो समय है वो तीसरा ये भी बताते हैं कि 1857 था। और दूसरा मैंने आपको बताया कि ये युग एक प्रकार से संक्रांति काल भी माना जाता है। 1843 से 1868 तक लगभग 25 वर्षों का समय। अब आपको बताते हैं कि इसमें बिल्कुल सही सटीक मत कौन सा है। तो सही सटीक मत की अगर हम बात करेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन सबसे उपयुक्त माना जाता है, इसलिए 1843 से ये। लेकिन दूसरी बात ये बताते हैं कि 1843 से सही इसलिए नहीं है कि इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म भी नहीं हुआ था, उनका जन्म ही 1850 से हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि 1850 से लेकर 1900 तक ईस्वी सन के अनुसार कब से कब तक इसका समय मानेंगे, लगभग 50 वर्ष तक इसमें मानेंगे अपने। सन 1850 से 1900 ईस्वी तक, ये समय आपको 50 वर्ष का याद रखना है। इसको नाम दिया जाता है भारतेंदु युग के नाम से। और इस युग के प्रवर्तक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनके बारे में भी अपने जिक्र आया था कि इनका जो जीवन काल है वो बहुत ही अल्प रहा था। इनका जन्म 1850 में हुआ था, मृत्यु हुई थी 1885 में। 35 वर्ष की अल्प आयु में इनका देहांत हो गया था। लेकिन इन्होंने काव्य के क्षेत्र में जो नए कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किए थे, उसी के आधार पर इनकी मृत्यु के 15 वर्ष बाद तक अर्थात 1885 से 1900 तक इन्हीं के नाम का जो युग है वो अनवरत रूप से चलता रहा। इसलिए 50 वर्ष का जो युग है उसको भारतेंदु युग नाम देते। आधुनिक काल का प्रारंभ, आधुनिक काल का पहला जो उपभाग है कालखंड के अनुसार वो भारतेंदु युग ही है, जो 50 वर्षों तक चलता रहा, इनके जन्म से लेकर इनकी मृत्यु के 15 वर्ष बाद तक, जिसमें साहित्य के क्षेत्र में एक नवीनता, एक साहित्य के क्षेत्र में एक नए कीर्तिमान, साहित्य के क्षेत्र में एक नवाचार हम ये कह सकते कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया, जो कविता से लेकर गद्य रचनाओं तक समान रूप से था। भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं एक कवि थे और एक प्रसिद्ध गद्य लेखक थे। उन्होंने अनेक साहित्यिक पत्रिकाओं का संपादन किया, इसलिए समय समय पर अपने द्वारा लिखी गई कविताएं और उनके साथ के जो अन्य जो कवि हुए हैं उनके द्वारा रचित जो रचनाएं हैं उनको भी उन्होंने अपनी साहित्यिक पत्रिकाओं में जो है समय समय पर प्रकाशित करते रहे। अब बात करेंगे कि इस भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या थी। एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी कि ये जो भारतेंदु युग है इसका एक अन्य नाम और है, वो क्या है, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण जो युग है
पुनर्जागरण युग या काल, क्या समझना है कि कौन से युग को पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास में? तो वो ध्यान रखना है अपने को कि भारतेंदु युग को पुनर्जागरण कहते हैं, क्योंकि इसमें कविता के क्षेत्र में एक नई चेतना का, एक नई प्रयोगों का जो है वो प्रारंभ हुआ था। इसीलिए जो पुनर्जागरण है वो भारतेंदु युग को ही माना जाता है, या भारतेंदु युग का ही दूसरा नाम है पुनर्जागरण काल या युग। अब इसकी काव्यगत विशेषताओं की बात करते, भारतेंदु युग की प्रमुख काव्यगत प्रवृत्तियां या विशेषताएं। पहला आता है राष्ट्रीय विचारधारा। राष्ट्रीय विचारधारा या चेतना, इसमें यह है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से स्वयं और उनके समकालीन अन्य कवियों ने जो है उस समय की तत्कालीन जो अंग्रेज सरकार थी उनकी विसंगतियों को, उनकी बुराइयों को, उनके अत्याचारों को, उनकी जनता के ऊपर होने वाले असम्य जो अपराधों को है उन्होंने बहुत ही तीक्ष्ण लेखनी के माध्यम से उजागर किया था, उनकी बुराइयों को जनता के सामने लाने का काम किया था। यही कारण है कि जो साहित्य है वो जन समाज का दर्पण कहलाता है। वो साहित्य का दर्पण वाला जो रूप है वो भारतेंदु युग में ही देखने को मिला था, क्योंकि इससे पिछला जो रीतिकालीन युग था वो केवल एक श्रृंगारिक प्रवृत्ति वाला युग था, जिसमें केवल कल्पना और प्रशंसा की कविताएं लिखी जाती थी। लेकिन इसमें कविता ने वास्तविक स्वरूप को पकड़ा, कविता ने जड़ को पकड़ा, कविता ने मूल जो समस्या थी देश की उस समस्या को पकड़ा। इसीलिए राष्ट्रीय विचारधारा की जो बात है वो भारतेंदु युग में जो है वो बड़े व्यापक रूप में हम देख सकते हैं। दूसरा बिंदु कहेंगे सामाजिक चेतना। भारतेंदु युग में हमारे समाज में जो फैली हुई बहुत सारी जो बुराइयां थी उन बुराइयों को उन्होंने उजागर किया, अपने काव्य के माध्यम से ये सिखाने का प्रयास किया कि हमारे देश में क्या कमियां हैं, हमारे समाज में क्या कमियां हैं, और उन कमियों को दुरुस्त करके, उन कमियों को दूर करके हम कैसे एक अच्छे समाज का, एक भारतीय समाज का जो है वो निर्माण कर सकते हैं। अंग्रेजों के द्वारा हमारे भारतीय समाज पर जो आक्षेप लगाए जाते थे, इसकी मजाक उड़ाई जाती थी, तुच्छ समझा जाता था, इस प्रवृत्ति को भी उन्होंने जो है विकृत रूप में दिखाने की जो कोशिश की थी। उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि वास्तव में अपना जो धर्म है, अपना जो समाज है वो विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक ढांचा और सबसे अच्छा धर्म है, हमें इसमें सुधार करने की जरूरत है। पाश्चात्य जो संस्कृति थी, पाश्चात्य जो विचारधारा थी, उसका जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके युग के कवियों ने जो है बहुत अधिक विरोध किया था। तीसरा रूप बिंदु या प्रवृत्ति हम इसमें ये कह सकते हैं कि प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण, भारतेंदु युग में जो प्रकृति का रूप हमें देखने को मिलता है वो स्वच्छंद रूप में मिलता है। प्रकृति निर्बाध रूप से मनुष्य की सहायक कैसे बन सकती है, प्रकृति कैसे हमारी जीवन दायिनी है, प्रकृति कैसे हमारी जीवन को नए आयाम देती है, प्रकृति कैसे हमें नवाचार की शिक्षा देती है, ये सब बातें उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से जो है हम तक पहुंचाने का कार्य किया था। अब अगले बिंदु की हम बात करते हैं। इसमें चौथा बिंदु वो आएगा इसमें श्रृंगारिकता। देखिए, भारतेंदु युग के कवियों ने वैसे श्रृंगार रस विरोधी रचनाएं लिखी, लेकिन कहीं कहीं स्वयं भारतेंदु और अन्य कवियों ने श्रृंगार रस का भी वर्णन किया है। लेकिन जैसा श्रृंगार वर्णन अपने रीतिकालीन कवियों में देखने को मिलता है वैसा वर्णन इनमें नहीं था। बिल्कुल एक विशुद्ध रूप में जो श्रृंगार वर्णन है उसका चित्रण जो है अपने भारतेंदु युग में देखने को मिलता है। फिर पांचवा बिंदु रहेगा हास्य व्यंग्य का
पुट। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कविता से लेकर नाटक, निबंध, प्रत्येक रचनाओं में जो है वो हंसी मजाक से संबंधित बातें बताई है। उन्होंने कविता को भी हास्यात्मक रूप में इसलिए प्रस्तुत किया है कि उन्होंने एक मजाक के रूप में हमारे देश की वास्तविक स्थिति का चित्रण किया, और व्यंग्यात्मक रूप में हम ये कह सकते कि तत्कालीन जो अंग्रेज सरकार थी उनकी गलत नीतियों का, उनके दुराचारों का जो है विरोध करने का जो कार्य है वो व्यंग्यात्मक रूप में जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था, जो हमारे देश में हम ये कह सकते हैं कि देशवासियों में नव चेतना लाने के लिए बहुत ही जरूरी बात थी। छठा बिंदु हम इसमें ये लिख सकते हैं, ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली का मिश्रण। भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग में वैसे कविता जो है वो खड़ी बोली में रची जाने लगी थी। परंपरागत जो ब्रजभाषा जो चल रही थी उसका यहाँ विरोध होने लगा था, लेकिन दोनों का मिला जुला रूप जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता में रहा था, इसलिए अधिकांश कविताएं खड़ी बोली में और कुछ कविताएं हम ये कह सकते हैं कि उस समय भी जो है वो ब्रजभाषा में लिखी गई थी, और दोनों के रूप जो है अपने को भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग में देखने को मिलते हैं। तो ये थे भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो काल था, भारतेंदु युग, जो आधुनिक काल का पहला उपभाग माना जाता है, जिसमें कविता कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन से बिंदुओं को लेकर लिखी गई थी। अब बात करते हैं कि इस भारतेंदु युग के कौन कौन से कवि हुए हैं। देखिए, भारतेंदु युग के जो सबसे प्रमुख पहले जो कवि है वो स्वयं भारतेंदु थे, जिनके नाम के आधार पर ही इस काल या युग का नामकरण किया गया है। आधुनिक काल का पहला उपभाग भारतेंदु युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अनेक की कविताएं, अनेक की रचनाएं लिखी थी। उनके काव्य संग्रह को एकत्रित किया गया है प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर और प्रेम माधुरी के नाम से। दूसरे प्रमुख कवि जो बात आती है भारतेंदु युग में, जैसे बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, ये ऐसे प्रसिद्ध नाम है जो भारतेंदु युग के काफ़ी चर्चित कवि हुए हैं। अब बात करते हैं बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन की। उनके जो काव्य संग्रह है वो है आनंद, अरुणोदय, मयंक, महिमा। फिर बात करते हैं प्रताप नारायण मिश्र की, तो इनका काव्य संग्रह है मन की लहर, प्रताप लहरी और हर गंगा। इसके बाद में राधा कृष्ण दास का काव्य संग्रह है भारत, बारह मासा, देश दशा और विनय। राधा चरण गोस्वामी का केवल एक काव्य संग्रह है नव भारत माल के नाम से। फिर लास्ट के जो अन्य प्रसिद्ध कवि थे वो है अंबिका दत्त व्यास, जिनके काव्य संग्रह पावस, पचासा, जटिल, वणिक। तो ये था अपने भारतेंदु युग, जिसका प्रारंभ के बारे में आपको बताया कि तीन बातें हैं। एक विचारधारा 1843 से मानती है इसका प्रारंभ, दूसरे इतिहासकार मानते 1850 से और तीसरे मानते 1857 से। लेकिन एक सर्वमान्य मत की अगर बात करें तो भारतेंदु युग का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म से अर्थात 1850 से माना जाता है, जो उनकी मृत्यु के 15 वर्ष बाद तक, अर्थात उनकी मृत्यु 1885 में हुई थी, लेकिन उसके 15 वर्ष बाद तक सन 1900 तक अनवरत रूप से चलता रहा। इन 50 वर्ष के दीर्घ काल खंड में जितने भी कवि हुए, अगर उसने कोई सी भी रचना लिखी है तो वो आधुनिक काल का जो पहला भाग अपने माना जाता है भारतेंदु युग, उसी के कवि माने जाते हैं। अब हम अपनी अगली कक्षा में कल बातचीत करेंगे द्विवेदी युग के बारे में।